नीचे खोला है। आज हम लोग कुछ लॉज सीखेंगे केमिस्ट्री के, जिसके बेसिस पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। Laws of chemical combinations. हम लोग को कल वीडियो हम लोग का भी कर रहे हैं। Laws of chemical combinations. सबसे पहले देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि masses are neither created nor destroyed during any chemical reaction। ठीक है, इस बात आप ऑलरेडी जानते हो, मैं अपना फॉर्मेलिटी यूज कर रहा हूं, ये नया चीज आपको नहीं है। masses are neither created nor destroyed during any chemical reaction in other words you can say that total mass of all the reactants is equal to total mass of all the products of। इन दोनों स्टेटमेंट से इस बात का जिक्र किया जाता है कि masses are neither created nor destroyed during any chemical reaction। In other words, total mass of all the reactants is equal to total mass of all the products formed। आप इसके एग्जांपल के जरिए ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो A और B के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है और C और D का फॉर्मेशन हुआ है। If it is X and this is Y and complete reaction has occurred between A and B,
dash and this is y dash, then x plus y must be equal to x dash plus y dash in case of complete reaction. In case of complete reaction, complete reaction का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन आपका होता है तो ए और बी दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए तो उसको हम लोग कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। अगर रिएक्शन आपका रुक जाए और ए और बी में से कोई एक आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए और दूसरा आपको बच जाए तो इसको हम लोग कंप्लीट रिएक्शन का केस नहीं कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के टोटल मास फ्रैक्शन प्रोडक्ट के टोटल मास फ्रैक्शन के बराबर होता है। आपको मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसका बहुत सटीक एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं पर यह क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक रिएक्शन करवाया गया है और ऑक्सीजन गैस को O3 गैस में कन्वर्ट किया गया है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीजन गैस को O3 गैस में कन्वर्ट किया गया है और हमसे पूछ दिया जाए कि ये 10 kg है, बिफोर रिएक्शन डाइऑक्सीजन गैस इज 10 kg, तो जब ये कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट होगा तो इसका कितना मास बनेगा, ठीक है। जब आपका O2 10 kg है और इसको कंप्लीटली O3 में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या लिखा हुआ है कि मास ऑफ neither created not destroyed during any reaction, ये जितने 10 kg है वही आपको यहाँ आ जाएंगे और आंसर आपका कितना हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा 10 kg ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि इथिलीन आपका है जिसको पॉलीमराइज करने के लिए यूज किया गया। आप लोग पॉलीइथीन का नाम जानते होंगे। जब इसको पॉलीमराइज किया जाता है then we get polymer और पॉलीइथीन, क्या कहते हैं इसको पॉलीइथीन कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये अगर 1 kg है, एक इज 1 kg बिफोर रिएक्शन स्टार्ट्स, तो जब ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये पॉलीमर आपको कितना बनेगा, आप सीधे देखेंगे 1 kg लिए तो 1 kg बन जाएगा, समझ गए। ऐसे केस में आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली, यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली। बढ़िया। सेकंड लॉ, second law of definite of constant proportion, law of definite constant proportion। इसको भी दो तरह से कहा जा सकता है। एक आपका स्टेटमेंट हो सकता है compound is always composed of two or more elements in fixed ratio of
the masses law of definite or constant proportion को आप ऐसे कर सकते हैं. A compound is always composed of two or more elements in a fixed ratio of their masses. In other words, you can say that when two or more elements combine in a fixed ratio to form a compound form the same compound irrespective of their source or method of formation. Law of definite or constant proportion. A compound is always composed of two or more elements. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से ही हमेशा कोई कंपाउंड बनाता है और वो एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं और फिक्स्ड रेशियो उनके मास का होना चाहिए. दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि when two or more elements combine in a fixed ratio, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो हमेशा सेम कंपाउंड बनता है irrespective of their source. किस सोर्स से उनको लिया गया है या किस मेथड से उनको बनाया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि water which is H2O is composed of hydrogen and oxygen in the mass ratio of 1:8. Water is composed of hydrogen and oxygen in the mass ratio of 1:8. Okay? This is always true. This is always true whether the water has been collected from any source or it has been formed in a lab. But there is some exception. Except the
heavy water. D2 आइसोटोप को फॉलो नहीं करता है। D2 हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का हेवी आइसोटोप यूज किया जाता है, इसलिए इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। आगे बढ़े। ये सब आप ऑलरेडी 9-10 में बहुत बढ़िया से सीखे हैं, इसमें कुछ ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है। Law third. Law of multiple proportion. When two elements combine to form, when two elements combine to form two or more different compounds, when two elements combine to form two or more different compounds, then the mass of one of the elements, then the mass of one of the elements mass of masses कर दीजिए, masses of one of the elements which combine the fixed mass of the other element billiards of simple whole number ratio. ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो भी सकता है। When two elements combine to form two or more different compounds, मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए CO है और CO, SO2 है, SO3 है, या N2O है, NO है, N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है। इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को आप ले सकते हैं, समझ लीजिए। पहले हम लोग इसको लेते हैं। When two elements, तो two elements कौन-कौन हो जाएगा? It is carbon and oxygen. When two elements combine to form two or more different compounds. In this case, we have only two compounds, but in this case, we have 5 compounds. When two elements combine to form
two or more different compounds, या दो compound बना है, then the masses of one of the elements, ठीक है, तो इन दोनों elements में से किसी एक का mass which combines with fixed mass of the other element, तो देख लेते हैं, ये अगर मान के चलते हैं 16 ग्राम, ये 32 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम ये कार्बन, then the masses of one of the elements which combine with fixed mass of the other element, ये देखिए कार्बन का मास फिक्स्ड, बी और सिंपल होल नंबर रेशियो, आप देखिए इस रेशियो को 16 है, 16 है एंड 32, 1.2 सिंपल होल नंबर रेशियो में ये दोनों आता है, आप चाहे तो इसको इसमें भी चेक कर सकते हैं, it is 42, it is 48, it is 32 and this is 32. एक किसी के बराबर मास के लिए दूसरे के मास का रेशियो आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 2:2, और ऐसा किसी भी कंपाउंड के लिए ट्रू होता है, ऐसा किसी भी कंपाउंड के लिए ट्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आज जो हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंट लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये 9 और 10 में बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, 11 12 में आपको किसी भी कंपटीशन में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, किसी भी कंपटीशन में इन टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तभी पढ़ना, इनके क्वेश्चंस आपको शीट में दिए रहेंगे, उनको बनाइए, दिक्कत होगा मैं डिस्कस करूंगा। Our next law is Gay-Lussac's law of combining molecule. Gay-Lussac's law of combining molecule. सबसे पहली बात, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस स्टेज, लिख लेते हैं, एप्लीकेबल only for gaseous reaction. This is applicable only for gaseous reaction. ठीक है, क्या कहता है, under similar conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure, gases combine in a
simple ratio of the volumes under similar conditions of temperature and pressure. Gases combine in a simple ratio of their volume. For example, when H2 gas combines with Cl2 gas to give HI gas, ये वन वॉल्यूम होता है तो ये भी वन वॉल्यूम होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, N2 गैस 3H2 गैस कंबाइन करके 2H3 गैस देता है। जब आपको ये वन वॉल्यूम होता है तो ये आपको 3 वॉल्यूम होगा और रिएक्शन करने के बाद ये आपको 2 वॉल्यूम देगा। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है अगर आपका ये 1 ml है तो ये 3 ml पार्टिसिपेट करेगा और ये आपको 2 ml बनेगा। ये अगर आपको 10 ml है तो ये आपको 40 ml होगा और ये आपको 20 ml बनेगा, ठीक है। ये आपको कितना बनेगा? 20 ml आपको बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जब सारी कंपोनेंट्स गैस हो, गैसियस रिएक्शन किसको कहते हैं? When all the reactants and products are in gas phase, then it is said to be a gaseous reaction. यहाँ पर भी ये ट्रू है और यहाँ पर भी आपको, ठीक है। कुछ खास नहीं है, वॉल्यूम से आप डायरेक्ट से लिख दें, आपको जवाब पता चल जाएगा। आगे बढ़े, एक लॉ आपको और सीखना है। Avogadro hypothesis. Avogadro hypothesis. Avogadro hypothesis का पहले स्टेटमेंट सीखते फिर मतलब सीखते। It says equal volume of all the gases, equal volume of all the gases contain equal number of molecules and not necessarily the atoms at same temperature and pressure condition. Equal volume of all the gases contain equal number of molecules and not necessarily the atoms at same temperature and pressure condition. इसका देखिए मतलब क्या है, ये समझिए। मान लीजिए
आपके पास कुछ कंटेनर है, सभी का वॉल्यूम बराबर है, V, सभी में सेम टी एंड पी कंडीशन पर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर इन सभी कंटेनर्स में डिफरेंट गैसेस को रखे गए। जैसे एक में हाइड्रोजन को रख दीजिए, एक में कार्बन डाइऑक्साइड को रख दीजिए, एक में मीथेन को रख दीजिए, एक में आप अमोनिया को रख दीजिए। ये लॉ कहता है कि अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर्स में अगर आप डिफरेंट गैसेस को भी रखते हो तो उनके नेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी कंटेनर्स में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अगर पहले में आपको n मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो डेफिनेटली दूसरे में भी n होंगे, तीसरे में भी n होंगे और चौथे में भी n होंगे। यही आपको लॉ करता है, ठीक है। वॉल्यूम इन सब का बराबर होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन सब का बराबर होना चाहिए। तो एक में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सर्टेनली दूसरे में भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तीसरे में भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा और चौथे में भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे तो आप खुद देख सकते हैं, if it has n number of molecules then it will have 2n number of atoms, it will have 3n number of atoms, it will have 5n number of atoms and it will have 4n number of atoms. These are not equal of, these are not equal with each other. तो ये स्टेटमेंट आपका यही कहता है कि अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर डिफरेंट गैसेस को लिए जाए तो उनका नेचर चाहे जो भी हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सभी में इक्वल होंगे अगर उनके वॉल्यूम्स को इक्वल लिया गया है, ठीक है। अगर आपको गैसेस के वॉल्यूम को इक्वल लिया गया है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बराबर है, तो सभी कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको बराबर होंगे। नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यही इसका डेफिनेशन है। अंधेरा हो गया, क्या देखते हैं, क्या अंधेरा हो गया कल, लेकिन फिर तीसरी मिनट में क्लास होता है। ठीक है, तो ये 5 लॉज हैं जिनको कलेक्टिवली लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हम लोग को पढ़ना नहीं है बाबू, किसी किसी किताब में लिखा रहता है, हमारे सिलेबस में नहीं, किसी एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। आप डिफरेंट बुक्स जब रिफर करते हो तो वहां आपको सिलेबस के बाहर के भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। हम उनके पीछे भी लगे रह जाते हैं और हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो हमें यह जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या है। आप देखिएगा किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक मिनट ये तो हो गया,
भाई लाइट का निश्चित नहीं है, शाम में ये चीज तो होगा। कल हम आप लोग का एक और पीरियड एक्स्ट्रा ले लेंगे, आज थोड़ा अंधेरा हो गया है, ठीक है। कल दिन में रिकॉर्ड करके वही चीज इनका तो हाँ